चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कहने को तो कांग्रेस और आरजेडी मिलकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब आपस में ही कई सीटों पर भिड़ गए हैं। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अगर बात की जाए तो 143, यानी कि आरजेडी ने 143 और कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए ऐसी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को टिकट थमा दिया है जहां दोनों दल आमने सामने हैं। नई जारी उम्मीदवार सूची में दोनों दलों ने एक दूसरे की सीट पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए। ऐसे में इससे महागठबंधन के अंदर का तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस और आरजेडी ने कई सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जिनमें से 4 जो बेहद खास सीटें थी, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज और वैशाली ऐसी जगह है जहां पर आरजेडी पहले से ही अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी, लेकिन कांग्रेस ने भी पीछे ना रहते हुए अपने उम्मीदवार उतार दिए। इस बीच महागठबंधन को लेकर पप्पू यादव के एक बयान ने महागठबंधन के भीतर गर्मा गर्मी के माहौल के बीच आग में घी का काम किया। बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान चल रही है। नामांकन वापसी के अंतिम समय तक कोई सहमति नहीं बन पाई, जिससे दोस्ताना मुकाबले यानी कि फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है। शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद का अभाव है और कांग्रेस आरजेडी के दबाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता किशोर कुमार झा ने दोस्ताना मुकाबले के नकारात्मक अनुभवों का हवाला बीच दिया। वजह क्या है वो आपको समझनी चाहिए। 2005 में आपको जाना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस के लिए 52 सीटें छोड़ी थी, तो वहीं पार्टी ने 30 सीटों पर दोस्ताना मुकाबले के लिए अपना उम्मीदवार उतारा, मगर ऐसे मात्र 4 सीटें ही वो जीत पाई थी, जिससे साफ हो जाता है कि फ्रेंडली फाइट के जो बेनिफिट हैं वो महागठबंधन को न तब मिले थे न अब मिलने के आसार हैं। शायद झा इसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में न्यूज रूम से और पटना से मेरे सहयोगी लाइव जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं और वो आपको सुनना चाहिए ताकि आपको मौजूदा जो स्थिति है वो समझ में आए। सुनिए। राजनीति का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते मैं ये पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, जानता हूँ कि चुनाव में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। पर मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहाँ पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। मतलब सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। और ऐसे में अगर इस भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाए, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट। जो माहौल महागठबंधन का पैसे लेकर के टिकट बेचना और पैसे का खेल हुआ है, अभी तक तो हम लोगों ने सुना था, देखा था कि लालू जी के जमाने में, राष्ट्रीय जनता दल के जमाने में जमीन लेकर के नौकरी मिलता था। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े घोटाले हुए थे, लेकिन अब टिकट बेचने का भी काम महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस कर रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मीडिया में उसका विस्तृत तौर पे जानकारी आ रही है। अब वो उनसे पूछे कैसे चलेगी। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। बाहर कहा हो कि आरजेडी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट जो घमंडिया गठबंधन है
उसका मामला है, यह मामला हमारा नहीं है। लेकिन जो दृश्य उत्पन्न वो उन लोगों ने किया है उससे साफ जाहिर है कि वहाँ स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर। तो चलिए बातचीत करेंगे, मौजूदा स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह के समीकरण बन रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अमित सिंह जुड़े हुए हैं, साथ में सुरजीत कुमार हमारे साथ में पटना से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पटना का रुख कर लेते हैं। सुरजीत, मैं आपसे समझना चाहूंगी मौजूदा स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है और किस तरीके के हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने जब बोला कि क्या ये फ्रेंडली फाइट है, हालांकि उनकी एक तरफा मोहब्बत है कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस भले ही उनको दरकिनार करती रही हो, लेकिन वो फ्रेंडली फाइट को लेकर के कह रहे हैं कि 12 सीटें, पहले 8 और अब 4, 12 सीटें ऐसी जिसपे डबल कैंडिडेट हो गए। जी पूजा, बिल्कुल पप्पू यादव को भले ही कांग्रेस बिल्कुल नकारते आई है और कई जगह पे देखने को भी मिला है कि पप्पू यादव राहुल गांधी के मंच पे भी जगह नहीं दी गई थी, लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस के हितैषी रहे हैं। और आज पप्पू यादव ने इसीलिए कहा भी है कि जिस तरीके से महागठबंधन में सीट जो अभी तक आज जो है चुनाव के पर्चा दाखिल करने का अंतिम समय है दूसरे चरण के मतदान के लिए, और आज के बाद कोई जो है जो उम्मीदवार जो है पर्चा नहीं दाखिल कर सकता है। और ऐसी स्थिति में अब तक महागठबंधन की तरफ से सीटों का बंटवारा तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे में महागठबंधन कहां से बचता है, और कई ऐसे सीट हैं जहां पे कि महागठबंधन के एक दल दूसरे दल के सामने है। तो ऐसी स्थिति में जब खुद में एकजुटता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन के लोग जो है एनडीए से कैसे मुकाबला कर पाएंगे, यहाँ पे उन्होंने स्थिति साफ की है। दूसरी तरफ से जिस तरीके से यहाँ पे महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन करने में यहाँ पे नाकामयाब दिख रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन में 8 दल शामिल थे और 8 दलों की तरफ से अभी तक जो है आज नामांकन की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है, आज भर ही नामांकन होना था। और ऐसी स्थिति में अभी तक सीटों की संख्या तक नहीं साफ हुई है, तो महागठबंधन में कहीं न कहीं से महागठबंधन बिल्कुल फेलुअर होता हुआ दिखाई यहाँ पे पड़ रहा है। जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन का अभाव है। अमित जी के पास में चलूंगी। अमित जी, जिस तरीके की तस्वीरें बिहार से सामने आ रही हैं उस पर डिस्कशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जेएमएम की हम बात कर लें, महत्वपूर्ण अलाई थी, 6 सीटों की दरकार थी, उसको सीटें लास्ट मोमेंट तक क्लियर नहीं की गई तो उन्होंने अपने कैंडिडेट रिवील कर दिए, 6 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। अगर मैं आरजेडी की बात कर लूँ, कांग्रेस की बात कर लूँ, तो वो 143 और 61 का आंकड़ा वहां से भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। सीपीआईएमएल ने भी कई सीटों पर आमने सामने कैंडिडेट उतार दिए हैं, यानी कि लगभग जितनी अलाई पार्टीज हैं सभी आमने सामने आकर के खड़े हुए हैं। ये किस तरीके की फ्रेंडली फाइट है, ये किस तरीके का महागठबंधन है? 2005 की स्थिति कहीं महागठबंधन दोबारा दोहराने तो नहीं जा रहा है? आपको याद होगा जब वोट अधिकार यात्रा आरजेडी और कांग्रेस एक साथ बिहार में निकाल रही थी, अचानक राहुल गांधी गायब हो जाते हैं, चुनाव प्रचार से अलग हो जाते हैं। तेजस्वी यादव खुद का नैरेटिव लेकर अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, रैलियां कर रहे थे। आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि तेजस्वी बिहार को आगे ले जाएगा, तेजस्वी नौकरी देगा, तेजस्वी उन्नति तरक्की का रास्ता प्रशस्त करेगा सरकार में आने के बाद, और बिहार का जो भला है वो सिर्फ आरजेडी कर सकती है। तो कहीं भी उनकी बातों में कहीं भी महागठबंधन या अलायंस का जिक्र नहीं था। उस वक्त ये समझ में आ गया था कि इनका जो एसआईआर का मुद्दा था वो फुस हो चुका है। अब देखिए, कांग्रेस भी लगातार अब रोटी कपड़ा मकान और लॉ एंड ऑर्डर की बात करने लगी है, वो भी एसआईआर भूल चुकी है, तेजस्वी यादव भी एसआईआर भूल चुके हैं। और आपको याद होगा कि जब बीजेपी की लिस्ट नहीं आई थी तो महागठबंधन के प्रवक्ता हमारी डिबेट्स में बार बार ये कहते थे कि सबसे पहले हमारी लिस्ट आएगी, हमारी क्लैरिटी हो गई, तेजस्वी यादव मुलाकात कर चुके हैं और वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो सेल्फ रेजिलियंस और सेल्फ प्रेज का जो ये मामला लगातार चल रहा था, तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, खुद को बिहार का भविष्य बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जानिब से इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं कही गई, ना तो कोई नैरेटिव आया, ना तो कोई कम्युनिकेशन हुआ। तेजस्वी चौथी मर्तबा इस बार राहुल गांधी से मुलाकात करने गए थे रावलपिंडी कोर्ट में डेट के अगले दिन, लेकिन वहां भी केसी वेणुगोपाल ने साफ साफ मीडिया से कहा कि जब तक बिहार में चुनाव नहीं हो जाता तब तक हम नहीं बता सकते कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और वहीं से ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ी। आप देखिए, सीपीआईएमएल जो कि उनका बहुत अहम गठबंधन है महागठबंधन का, उन्होंने सीटें निकाल दी, अपना अनाउंसमेंट कर दिया, और उन्होंने भी उन इलाकों में सीटें निकाली जहां पर आरजेडी और कांग्रेस उनके आमने सामने है। बिल्कुल। अभी जो मौजूदा 12 सीटों के बारे में आप बात करी, यहां पर भी
देखिए फ्रेंडली फाइट बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिल्कुल तय नहीं हो पाया था। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती थी और इसी को लेकर लड़ाई थी। आरजेडी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा 55 से 60 सीटों में अगर साथ आते हैं तो आइए। और मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ये नुकसान बहुत ज्यादा महागठबंधन को होगा और बीजेपी इसका फायदा उठाने जा रही है। पूजा, बीजेपी इसका फायदा उठाने जा रही है। और पप्पू यादव का जो बयान आ रहा है उसको हम कैसे डिकोड करें अमित जी? पप्पू यादव का उनके बारे में एक बात बहुत ज़रूरी है कहना कि वो एक ऐसा शख्स है बिहार की सियासत में जिसको पार्टी के सिंबल या पार्टी के कैडर की ज़रूरत नहीं चुनाव लड़ने के लिए। पप्पू यादव जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे रहे, क्रिमिनल केसेस रहे, लेकिन जब जनता के बीच गए तो जनता ने उन्हें अपनी सिराखों पर बिठाया और लाखों वोटों से वो जीत कर आए। तो वो कांग्रेस का अगर नैरेटिव गढ़ते हैं तो भी बेहतर है। आरजेडी के हमेशा से खिलाफ रहे। एक वक्त था कि आरजेडी से उनकी दोस्ती रही है, लेकिन अब वो आरजेडी के खिलाफ है, लालू परिवार के बहुत खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव किसी पार्टी कैडर की जरूरत नहीं। हाँ, वो कांग्रेस की वकालत जरूर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना भी होगा, क्योंकि जब एक बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आती है तो आप उस पार्टी के नैरेटिव, उनकी विचारधारा को आगे जरूर बढ़ाते हैं। लेकिन पप्पू यादव एक ऐसे सियासत के चेहरे हैं बिहार में जिन्हें किसी पार्टी कैडर या झंडे की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे निर्दलीय लड़के चुनाव जीत सकते हैं। जब वो चाहें निर्दलीय लड़के चुनाव जीत सकते हैं। सुरजीत, मैं आपके पास वापस आऊंगी। बिहार की लगातार हम बात करें, मौजूदा स्थितियां तो देखिए, अभी मुझे याद है 2 दिन पहले जब मैं डिबेट कर रही थी उस दौरान भी महागठबंधन की तरफ से आरजेडी और अमित जी ने भी जब डिबेट करी थी तो उस दौरान भी प्रवक्ता आरजेडी के हों या कांग्रेस के हों, वो कह रहे थे कि नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तो आने दीजिए मैडम, एक एक सीट पर एक एक ही कैंडिडेट होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम 12 सीटों की बात कर रहे हैं। 12 सीटों पर आमने सामने कैंडिडेट हैं। इनमें से 4 जो हैं वो सेकंड फेज के, हालांकि उनमें नामांकन वापसी की अभी आखिरी तारीख नहीं आई है, लेकिन पहले फेज की नामांकन वापसी की आखिरी तारीख आ गई। लेकिन 8 की 8 सीटों पर अभी भी दोहरे चेहरे हमें नजर आ रहे हैं। इसको किस तरीके से देखें और सुखबुगाहट ग्राउंड पर क्या है? क्योंकि आरजेडी के दफ्तर के बाहर, लालू प्रसाद यादव के राबड़ी आवास के बाहर भी बहुत ज्यादा कुर्ता फाड़ दंगल हुआ है बीते दिनों। जी पूजा, बिल्कुल। आज से कुछ दिन पहले तक महागठबंधन के नेता यही कहते आ रहे थे कि जहां जहां पे हमने गलती से एक दूसरे के खिलाफ जो उम्मीदवार उतार दिए हैं वो नामांकन वापसी तक वापस कर लेंगे। लेकिन आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है पहले चरण के लिए और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे महागठबंधन में जो भी दल शामिल है उनमें अभी तक कहा जाए तो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है और अभी तक एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए और ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने की जो उनकी ग्राउंड पर कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं सुरजीत? ग्राउंड पर जो कार्यकर्ता हैं, जो असल में चुनाव लड़ते हैं, ये राजनेता चुनाव नहीं लड़ते हैं, इनका फेस होता है, इनका एजेंडा होता है, लेकिन चुनाव लड़ने का काम हमेशा कार्यकर्ता करता है। कार्यकर्ता क्या कह रहा है? क्योंकि कार्यकर्ता तो सड़क पर लड़ रहा है, तो वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है? जी पूजा, बिल्कुल। यहाँ अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें और जिन उम्मीदवारों के टिकट कटे हैं उनकी बात करें तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा आक्रोश है। और जिस तरीके से महागठबंधन में तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद कार्यकर्ताओं का यह साफ साफ मानना है कि तेजस्वी यादव ने जो है यहाँ पे गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है और अंतिम समय तक सभी जो गठबंधन में दल हैं शामिल उनको धोखा देने का यहाँ पे तेजस्वी ने काम किया है। सबको अंधेरे में रखा और आज जो है महागठबंधन ये बिहार में विधानसभा चुनाव का जो है नामांकन करने की अंतिम तिथि आ गई और अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई। तो कैसी कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्या कैसा गठबंधन, यहाँ पे अगर गठबंधन महागठबंधन रह भी जाता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनको समझाना अभी बहुत अच्छा खासा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से राबड़ी आवास के बाहर भी हमने नजारा देखा है कि जिनके टिकट कटे हैं वो कार्यकर्ता कितने नाराज हैं, किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई महिलाएं वहां पर रोटी बिलखती नजर आ रही है। तो उन वही कार्यकर्ता है जो उम्मीदवारों को जीत दिलाने का काम करते हैं और पार्टी की जो तैयारियां हैं उसके लिए काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कार्यकर्ता ही एकजुट नहीं रहेंगे तो महागठबंधन के लिए बहुत ही बुरी खबर है। और आने वाले जो चुनाव है इसमें महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, अमित जी के पास में जाऊंगी। अमित जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए अगर हम गौर करें सुरजीत कुमार की बात पर कि तेजस्वी यादव जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं या वो बेटर कोऑर्डिनेटर नहीं साबित हुए हैं और कोऑर्डिनेशन उन्होंने लास्ट तक ठीक तरीके से नहीं किया या उनका जो स्वार्थ है वो ऊपर हो गया कोऑर्डिनेशन के। आप ये स्थिति कैसे देखते हैं? क्या ये अति आत्मविश्वास की
स्थिति है, क्या ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन की स्थिति है, क्या ये स्थिति इस तरीके की है कि अब उनको ये नजर आने लगा है कि आरजेडी शायद अपने बल पर जो है इलेक्शन जीत सकती है, इस वजह से वो कन्नी काट रहे हैं, इस वजह से वो सीटें नहीं देना चाहते हैं, क्या नजर आ रहा है? देखिए पूजा, मैं आपको ये बोलूंगा कि ये बिल्कुल लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। आरजेडी शुरू से चाहती थी कि महागठबंधन में कोई न कोई ऐसा विवाद हो जिसकी वजह से उन्हें सीटें कॉम्प्रोमाइज ना करनी पड़े। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीटें वो जीत कर आए थे और तब तेजस्वी यादव ने मीडिया में ये बात कही थी कि अगर कांग्रेस को हम कम सीटें देते अगर चुनाव में तो शायद हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बने हैं लेकिन हम सरकार बनाने की स्थिति में होते। तो आरजेडी तेजस्वी अंदर खान ये चाहते थे शुरू से कि महागठबंधन के नाम पर जो सीटों का बंटवारा होना है, जो सैक्रिफाइस उन्हें सीटों का करना है, वो सैक्रिफाइस उन्हें ना करना पड़े। और शुरू से लालू प्रसाद यादव का आपको एक बयान याद होगा जब महागठबंधन ने अनाउंस किया था कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनने जा रहे तेजस्वी यादव, तब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री है, महागठबंधन के आने जाने ना रहने से हमारी सियासत पर, हमारे चरित्र चेहरे और हमारी छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं बताऊं आपको पूजा, ये सब कुछ जानबूझ के भी किया जा सकता है क्योंकि पता था कि अगर सामंजस्य बैठेगा, आपसी बातचीत बेहतर तरीके से होगी तो आरजेडी को फिर से सीटों को लेकर कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जो ये केओस बना हुआ है, जो अनिश्चितता बनी हुई है, जो डिसमेंटलिज्म मुझे एक बात याद है यहाँ पर अमित जी, मुझे याद आ रहा है कि गिरिराज सिंह जिस दौरान यात्रा निकाल रहे थे हिंदुइज्म के खिलाफ और अचानक से जो है प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, इसके फौर में गिरिराज सिंह जो है वो यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यानी कि प्रधानमंत्री की बात को भी रखा गया लेकिन गिरिराज सिंह ने अपना एजेंडा भी सेट किया। क्या महागठबंधन ठीक इसी तरीके की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है क्या, कि आरजेडी अपने स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है लेकिन वो चाह रही है कि महागठबंधन को उन सीटों पर चुनाव लड़ने दो, जो वोटों का लॉस होगा वो तो होगा लेकिन कुछ जीते, अगर विन विन सिचुएशन में आती है तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्या ये स्थिति है? इलेक्शन में जाता है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। महागठबंधन कोई सीएमपी लेकर चुनाव में नहीं उतरा था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए था। सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो पटल पर है लेकिन महागठबंधन का मैनिफेस्टो एक साथ नहीं आया। आरजेडी अपना मैनिफेस्टो अलग गा रही है, कांग्रेस अलग गा रही है। कांग्रेस ने अभी तक किसी बड़े चेहरे को बिहार में कांग्रेस एक चेहरा नहीं बनाया, कोऑर्डिनेशन नहीं दिया कि वो पूरे कैंपेन को लीड करें। तो जब शुरू से ही कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महागठबंधन का नहीं था, पूजा आपको दक्षिण भारत का चुनाव याद होगा, आपने देखा कि महागठबंधन में किस तरह से टूट होती है। नीतीश कुमार पहले इसका सबसे बड़ा चेहरा बनते हैं, फिर उनको हटा दिया जाता है, फिर अरविंद केजरीवाल का नाम आता है, वो हट जाते हैं, फिर ममता बनर्जी का नाम आता है, वो हटा दी जाती हैं। तो जिस एलआई के अंदर, जिस महागठबंधन में, जिस गुट के अंदर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होगा, कोई संविधान नहीं होगा, कोई लिटरेचर नहीं होगा, तो वो गठबंधन, वो एलआई ठीक से काम नहीं कर सकता। महागठबंधन ने बातें बहुत बड़ी बड़ी की, तमाम बड़े नेताओं को मंच पर बिठा दिया, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, चाहे दक्षिण भारत के बड़े नेता रहे हो, लेकिन सिर्फ मंच पर बिठाने से नहीं होता है। सर्वसम्मति, एक मत होना जरूरी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सभी पार्टियों के लीडर्स को काम करना चाहिए, जो महागठबंधन में शुरू से नहीं दिखाई दिया पहले दिन से। और वही चीज बिहार के कैंपेन में, बिहार इलेक्शन में देखने को मिले। हालांकि एनडीए की बात करें तो वो बहुत श्योर थे, बहुत सर्टेन थे कैसे काम करना है, क्या करना है। हमारा लीडर को सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा टसल बीजेपी में देखने को मिला था, लेकिन वो बहुत नॉर्मल है। चाहे चिराग हो, चाहे हर जगह होता है, उपेंद्र कुशवाहा, हर कोई चाहता है कि उनको मैक्सिमम सीटों पर फाइट करने को मिले ताकि उनकी बार्गेन पावर स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एनडीए की स्थिति पर आती हूँ। क्या हम एनडीए की पोजीशन की जिस तरीके से बात कर रहे हैं, सुरजीत मैं आपके पास आऊंगी, क्या एनडीए की पोजीशन की या एनडीए की स्ट्रैटेजी की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्या बिहार के अंदर पाला अब बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्या विनिंग पोजीशन, या यूं कहें कि थोड़ी सी अपर पोजीशन जो है वो एनडीए की होती हुई नजर आ रही है क्या? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से एनडीए में कोऑर्डिनेशन दिखा है और शुरू से एनडीए में जो है चुनाव ऐलान होता है, चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है और उसके बाद सीटों की बंटवारा के लिए कयावत शुरू होती है और उसके बाद एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है सबसे सिस्टमेटिक ढंग से होता है और जितनी कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये सारा तय हो जाता है। उसके बाद कौन सी सीटों पे कौन लड़ेगा ये भी तय हो जाता है और सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करती है और उसके बाद सारे जो उम्मीदवार है एनडीए के उम्मीदवार अपना नामांकन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे एक कहा जाए तो पहला पड़ाव जो है बिहार विधानसभा चुनाव का वो एनडीए ने सफलतापूर्वक पार कर लिया है और वो
अगर बात करें, हम कंपैरिजन करें महागठबंधन से, तो एनडीए यहाँ पे महागठबंधन से काफी आगे निकल चुकी है। जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर और अन्य तरीके की जो खींचतान की स्थिति है, जो नाराज है, उनके कार्यकर्ता नाराज है। पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, हर पार्टी में नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक लंबी सूची है। कांग्रेस के जो नाराज कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि किस तरीके से टिकट में खरीद बिक्री हुई है। यहाँ पे जो सुरजीत, एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम ग्राउंड पर देखें, तेजस्वी पर हम बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं लगातार, क्योंकि तेजस्वी और पीके ये दो मुझे लगता है कि अहम फैक्टर होने वाले हैं बिहार की सियासत में इस बार। अगर हम तेजस्वी की ओवर कॉन्फिडेंस की बात भी कर लें, ग्राउंड पर किस तरीके का मैसेज जा रहा है, जनता के बीच किस तरीके का मैसेज जा रहा है? क्या जनता तेजस्वी यादव के ओवर कॉन्फिडेंस को एंटरटेन कर रही है क्या, या एंटरटेन नहीं कर रही है, पूरी तरीके से डिनाई कर रही है, पूरी तरीके से रद्द कर दे रही है कि भैया ये तो यही काम नहीं कर पा रहे हैं, ये राज्य क्या चलाएंगे? किस तरीके की सिचुएशन है जनता के बीच में तेजस्वी को लेके? जी बिल्कुल, तेजस्वी को लेकर के जिस तरीके से अगर हम बात करें तेजस्वी के बारे में जनता की राय की, तो सबसे पहली बात है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं, उनको पहले परिवार से निकाला गया, पहले परिवार में फूट हुई, और उसके बाद अब महागठबंधन भी एक परिवार ही था। और शुरू से तेजस्वी यादव कहते आ रहे थे कि महागठबंधन हमारा परिवार है, और उस परिवार में जितने भी दल शामिल हैं एक परिवार का हिस्सा है, और चुनाव में सभी जो दल हैं उनको एक साथ लेकर चला जाएगा। और ऐसी स्थिति देखने की मिल रही है यहाँ पे कि न तो वो तेजस्वी यादव परिवार को संभाल पाए और न ही महागठबंधन को संभाल पाए। ऐसी स्थिति में वो राज्य को क्या संभाल पाएंगे, ये लोगों से। ठीक है, अमित जी के पास में जाओगे। अमित जी बहुत क्विकली बताएंगे, क्योंकि वाइंड अप के लिए बोल दिया गया है। मैं आपसे समझना चाहूँ, तेजस्वी के ऊपर जो जिस तरीके की स्टैंपिंग हो रही है कि परिवार को नहीं संभाल पाए, फिर महागठबंधन भी एक परिवार था उसको भी नहीं संभाल पाए, ये स्टैंप क्या हार्मफुल होगा महागठबंधन के लिए? पूजा, एक नेता की निजी जीवन में क्या चलता है उसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। आपकी पत्नी से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, आपके माँ बाप से, भाई बहनों से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं, इससे आपके कार्यक्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ता। तेजस्वी इस वक्त बिहार में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में ट्रेंड कर रहे हैं। जितने भी सर्वे आए हैं पूजा, उन सभी सर्वेज में नंबर 1 अगर पोजीशन किसी की रही तो तेजस्वी यादव की रही है। पिता की लेगेसी को कैरी कर रहे हैं, दिमाग बहुत तेज है, पिछले 15 सालों से बिहार के चुनाव में एक्टिव है, बिहार की राजनीति में एक्टिव है। तो उनके निजी जीवन में जो चल रहा है, उनके प्रोफेशन में, उनकी राजनीति में उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। हर आदमी दो तरह के किरदार निभाता है, एक अपने निजी जीवन में और एक सार्वजनिक जीवन में। मुझे लगता है तेजस्वी यादव अपने पब्लिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये इंपैक्ट आपको बिहार चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अहम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट पर निगाह बनाए रखिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार लगातार खबरों का सफर जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। ये एनडीए भाजपा की सरकार